देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैंक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम बैंक्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो बैंक होते हैं वो हमारे मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास में शेड्यूल बैंक और एक होता है हमारे पास में नॉन शेड्यूल बैंक। आप डिटेल के अंदर हम पहले शेड्यूल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल बैंक के बारे में। शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? देखो, शेड्यूल बैंक होते क्या है? शेड्यूल बैंक का मतलब है कि ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट का एक्ट कौन सा है? आरबीआई वैसे है क्या? आरबीआई का मतलब क्या है? आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि भाई जो भारत के अंदर नोट छापने का काम है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल वगैरह करने का काम है, वो किसके हाथ में होता है? अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। नोट छापने का मतलब है कि सभी प्रकार के नोट आरबीआई नहीं छापता। आरबीआई आपके जो 10 रुपए और उससे ऊपर के जितने भी नोट होता है वो आरबीआई को छापने का अधिकार प्राप्त है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ना रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट का नाम है 1934, मतलब कि आरबीआई एक्ट 1934। आप शेड्यूल बैंक होते क्या है? शेड्यूल बैंक का मतलब है कि ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब सेकंड शेड्यूल के अंदर जो जो बैंक रजिस्टर्ड है ना, कहने का मतलब सिंपल भाषा के अंदर, ऐसे बैंक जिनका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रजिस्टर के अंदर नाम दर्ज है और वो रजिस्टर क्या है? शेड्यूल नंबर 2। तो ऐसे बैंक कैसे बैंक होते हैं? अपने शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। अब उसके बाद में अगर शेड्यूल बैंक के और डिटेल के अंदर जाना है तो शेड्यूल बैंक किसे कहा जाएगा? कब मानोगे कि भाई ये वाला बैंक शेड्यूल बैंक की कैटेगरी के अंदर आ गया है? कब मानेंगे? पहला पॉइंट, कि जब आपके मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो आरबीआई के अकॉर्डिंग पूरी हो गई है। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी कैपिटल को इतना रख रखा है और आपकी कैपिटल इतने तक बढ़ गई है। मतलब आरबीआई ने आपको बोल रखा है कि भाई अगर आपकी पेड अप कैपिटल इतने तक हो जाएगी तब आप क्या होगे? आप शेड्यूल बैंक की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। सेकंड क्या है कि सेकंड पॉइंट है कि अगर सेटिस्फाइंग द आरबीआई दैट इट्स ऑपरेशन आर नॉट हार्मफुल टू द डिपोजिटर। ऐसे बैंक जो ऑपरेशंस कर रहे हैं पर वो ऑपरेशन आपके कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट है ऐसे बैंक जो आरबीआई के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो जो तीन बातों को पूरा कर रहे हैं, एक तो पेड अप कैपिटल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हो जाए, सेकंड वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जो इन्वेस्टर के लिए हार्मफुल नहीं है, थर्ड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सभी रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बैंक शेड्यूल बैंक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और शेड्यूल बैंक तब माने जाएंगे जब वो आरबीआई के एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेंगे। तो ऐसे बैंक को हम शेड्यूल बैंक की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब आगे ना क्या कर रखा है कि शेड्यूल बैंक के कुछ टाइप्स भी बता रखे हैं। आप शेड्यूल बैंक के, मैंने यहाँ पर ना 4 टाइप लिख रखे हैं पर हम 2 टाइप को यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले बैंक का नाम है हमारा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, जिसे एससीबी बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास में शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएटेड बैंक्स और नेक्स्ट है हमारे पास में डेवलपमेंट बैंक्स। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक्स की। अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंदर कुछ बैंकों को और सब कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो पहले वाले अगर हम बैंक की बात करें जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंदर आएगा, और पहले वाले अगर हम बैंक की बात करें तो फर्स्ट बैंक का नाम है हमारे पास में पब्लिक सेक्टर के बैंक। अब ये पब्लिक सेक्टर के बैंक क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है। मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी सरकारी क्षेत्र के बैंक है ना, जिसके अंदर सरकार रेगुलेशन करने का काम कर रही है, जिसके ऊपर ओनरशिप आपके गवर्नमेंट की है, तो ऐसे बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक बोला जाता है। अब इनका मेन फोकस क्या होता है? पब्लिक पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन फोकस या सरकार का मेन फोकस क्या होगा? कि भाई प्रॉफिट तो अर्न ना करे, है ना, पर इतना प्रॉफिट अर्न करे जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो सके। तो मेन पर्पस क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? रूरल बैंकिंग को बढ़ावा देना। अगर इसके जैसे पब्लिक वेलफेयर करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना और रूरल बैंकिंग करना। अब यहाँ पर ना एक शब्द आ रहा है जिसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जैसे आपके पास में जनधन खाता है ना। अब गवर्नमेंट ने जनधन खाता क्यों खोला? जनधन खाता इसलिए खोला गया है ताकि सभी कॉमन मैन के पास में, जिसके पास में जीरो सेविंग्स है, वो सेविंग नहीं कर पा रहा, छोटी छोटी मान के चलो सेविंग नहीं कर पा रहा था, अब छोटी छोटी बचतें कर रहा है,
तो आपके मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना रखना पड़ेगा, छोटे से छोटा बंदा भी अपने बैंक के अंदर अपना खाता खुलवा सके। तो इसलिए जनधन खाता लाया गया है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि छोटे से छोटे लोगों के पास में बैंकिंग फैसिलिटी का पहुंचना, कोई भी बंदा बैंक की फैसिलिटी से वंचित ना रहे। तो अपने पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं उसके अंदर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आपका फेमस है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। तो ये कैनरा बैंक, ये किसके एग्जांपल है? आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक के एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसके कुछ की फीचर बता रखे हैं कि पब्लिक सेक्टर के बैंक किन्हें बोला जाएगा? जिसके ऊपर मेजोरिटी जो होल्ड है वो गवर्नमेंट का रहेगा, पूरी तरीके से गवर्नमेंट का नहीं, वो तो गवर्नमेंट बैंक बन गए। पब्लिक सेक्टर का मतलब है, पब्लिक का मतलब है जिसके ऊपर ज्यादातर स्टेक, ज्यादातर अधिकार गवर्नमेंट का रहेगा। मान के चलो 100% शेयर से कोई बैंक मिलकर बना हुआ है, तो 51% अगर हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट की हो जाती है, तो ऐसे बैंक पब्लिक सेक्टर के बैंक बन जाएंगे, जिनकी वाइड ब्रांच नेटवर्क है, मतलब बहुत सारी ब्रांचें अपने देश के अंदर खुली हुई है, जो पब्लिक का ट्रस्ट जीत के रखे हुए हैं, जिनके ऊपर पब्लिक को ट्रस्ट है। तो ऐसे बैंक कौन से बैंक होते हैं? आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं। मोटी मोटी आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? पब्लिक सेक्टर के बैंक वो सेक्टर के बैंक होते हैं जिसके अंदर ज्यादातर ओनरशिप आपके गवर्नमेंट की होती है, यानी 51% या उससे ऊपर की अगर ओनरशिप अगर किसी बैंक के अंदर सरकार की है, तो ऐसे बैंक पब्लिक सेक्टर के बैंक कहलाएंगे। और इनके एग्जाम्पल आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक है, ताकि आपको ये नाम याद रह जाए। सेकंड, अगर हम कॉमर्शियल बैंक की अगर बात करें, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें, तो उसके अंदर आपके पास में आता है प्राइवेट सेक्टर के बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक क्या होते हैं? जैसे पब्लिक सेक्टर के बैंक के अंदर आपने बात करी थी कि भाई इसके ऊपर किसका अधिकार होता है? ज्यादातर आपके गवर्नमेंट का राइट होता है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। पर पब्लिक सेक्टर के बैंक के अंदर ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंदर ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक के ऊपर जो ओनरशिप होती है वो या तो एक इंडिविजुअल बंदे की रहेगी, प्राइवेट ओनर की रहेगी, या किसकी रहेगी? वो एक प्राइवेट कॉरपोरेशन के द्वारा रन हो रहा है, मतलब प्राइवेट लोगों का जहां पर अधिकार होता है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो ऐसे बैंकों को हम प्राइवेट सेक्टर के बैंक कहा जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जैसे एचडीएफसी बैंक, एक हो गया हमारे पास में आईसीआईसीआई बैंक, ये किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर के बैंक के आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इनके मेन फीचर क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। इनका मेन मकसद क्या है? कि प्रॉफिट को अर्न करना। पर पब्लिक सेक्टर के बैंक का जो मेन मकसद था वो क्या था? पब्लिक वेलफेयर करना। इसका क्या है कि जो इसकी सर्विस होती है ना, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये आपसे सर्विस चार्ज तो ज्यादा लेते हैं, बैलेंस भी ज्यादातर मेंटेन करवा के रखते हैं। जैसे डेबिट बैलेंस बोला जाता है कि मिनिमम आपको इतना रखना पड़ेगा। जैसे एचडीएफसी का सेविंग अकाउंट के ऊपर जो बैलेंस है वो 10,000 रुपए है। तो इनकी जो सर्विस होती है ना, वो फास्ट सर्विस होती है, और ये इनोवेशन लेकर आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। नेक्स्ट, अगर हम फीचर की बात करें, तो अगला हमारे पास में फीचर है कि स्ट्रॉन्ग डिजिटल बैंकिंग। इनकी डिजिटल बैंकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, आपको इतनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको इसकी ब्रांच को विजिट करने की कोई नीड ही नहीं है, बड़ी बड़ी लाइन में खड़े होने की आपको कोई नीड ही नहीं है। घर बैठे आप कोई भी काम डिजिटल तौर के ऊपर कर सकते हो। खाता खुलवाना है, डिजिटल फॉर्म के अंदर खाता खुलवा लो। फोटो तक आपको जमा नहीं करवानी, आपको अपने सिग्नेचर तक नहीं करने, ये डिजिटल ही सिग्नेचर आपसे स्क्रीन के ऊपर ही करवा लेते हैं। केवाईसी कराने के लिए आपको, बायोमेट्रिक कराने के लिए आपको बैंक के ब्रांच के अंदर ही नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर बैठे ही बायोमेट्रिक या आपका केवाईसी कर देते हैं। केवाईसी का मतलब होता है नो नो यूर कस्टमर, आप अपने कस्टमर को पहचान। ये एक फॉर्म होता है जो बैंक अपने कस्टमर से भरवाता है, ताकि उसके सारे के सारे प्रूफ और सारे के सारे जो जितने भी उसके कॉन्फिडेंशियल होते हैं वो बैंकों के पास में जमा है। नेक्स्ट, अगर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें, तो अगला होता है हमारे पास में फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक क्या होता है? ये कॉमर्शियल बैंक की टाइप है। जैसे आपने पहले दो पढ़े, एक होता है हमारे पास में पब्लिक सेक्टर के बैंक, एक होता है हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर के बैंक, और थर्ड है हमारे पास में फॉरेन बैंक। अब फॉरेन बैंक क्या होता है? फॉरेन बैंक का मतलब है जो भारत के अंदर तो जिनकी ब्रांचें खुली हुई है, पर उनके हेड क्वार्टर आपको फॉरेन के अंदर मिलेंगे। उनका मेन जो आप उसका बिजनेस प्लेस रहेगा, जो मेन उसका हेड ऑफिस रहेगा, वो आपके फॉरेन के अंदर रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे आपके पास में हो गया एक सिटी बैंक, है ना। सिटी बैंक किसका एग्जाम्पल है? आपके फॉरेन बैंक का एग्जाम्पल है। अब इसके अगर हम की फीचर की बात करें, तो इसके कौन कौन से फीचर हो सकते हैं? जैसे ये क्या करता है? ये मल्टीनेशनल कंपनीज को अपनी सर्विस को सर्व करता है। मल्टीनेशनल का मतलब है किसी एक नेशन के अंदर काम नहीं कर रहा, वो तो नेशनल बैंक बन जाएगा। ये मल्टीनेशनल काम करते हैं, भारत में भी काम कर रहे हैं, रशिया में भी काम कर रहे हैं, चाइना के अंदर भी काम कर रहे हैं, है ना।
अपने भारत के अंदर भी काम कर रहे हैं। इसकी जो ब्रांचें होती है ना वो इंडिया के अंदर, यानी कि अपने इंडिया के अगर लिए अगर ये फॉरेन बैंक है तो इंडिया के अंदर इसकी जो ब्रांच है वो कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास में एडवांस ग्लोबल बैंकिंग सर्विस। ये क्या करता है कि ये आपको ना ग्लोबल बैंकिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करवाता है। ग्लोबल बैंकिंग सर्विस का मतलब है कि अगर आपके पास में ऐसे बैंकों का एटीएम कार्ड है, ऐसे बैंकों का क्रेडिट कार्ड है, तो आप रशिया, जापान, चाइना, है ना, यूएसए वगैरह जाकर भी इन कार्डों को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बैंक आपके फॉरेन बैंक है, आपको इंटरनेशनल सर्विस भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अगर फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ अगर टाइप की बात करें, तो इन्हें बोलते हैं आरआरबी। और ये जो आरआरबी है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक्स। और ये जो रीजनल रूरल बैंक है ना, ये जो बने थे, ये कब बने थे, ये बने थे आपके 1975 के अंदर बने थे। 1975 के अंदर आपका ये पहला बैंक बनकर तैयार हुआ था, जो क्या है आपका रीजनल रूरल बैंक है। इनकी स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। अब रीजनल रूरल बैंक का ना मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है कि ये रूरल एरिया को ना क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। रूरल एरिया के अंदर किस चीज के लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मेन फोकस करता है। और इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पहला है हमारे पास में प्रथमा। ये प्रथमा बैंक की 1975 के अंदर पहला बना था। 1975 के अंदर कौन सा पहला आरआरबी बैंक था हमारे पास में, प्रथमा। प्रथमा का मतलब प्रथम से याद रख लेना इसको। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बड़ौदा बैंक, है ना, यूपी बैंक, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके आरआरबी के एग्जाम्पल है। अगर इसके की फीचर की बात करें तो इसके अंदर ना ज्वाइंट ओनरशिप आपको देखने को मिलती है, यानी कि सरकार मिलकर इसके अंदर क्या करती है, ओनरशिप बनाती है। इसके अंदर जो ओनरशिप मिलकर काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है अपने पास में स्पॉन्सर बैंक, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ओनरशिप बनाने का काम करते हैं। ये तीनों मिलकर बैंक का निर्माण करते हैं। और इनका मेन फोकस क्या होता है, फार्मर्स को लोन देना, स्मॉल स्केल के बिजनेस को लोन देना, और क्या करना, ऑपरेट इन अ स्पेसिफिक रीजन। जो आप ये स्मॉल स्केल का बिजनेस रन करोगे, जो आप फार्मर वगैरह को लोन दोगे, वो आप एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर लोन दोगे, क्योंकि आरआरबी बैंक खुद रीजनल बैंक है और हर एक रीजनल बैंक के लिए अलग अलग बैंक खुले होते हैं। हर एक रीजन के लिए अलग अलग बैंक आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में कॉमर्शियल बैंकों के चार टाइप थे, वो कॉमर्शियल बैंक के हमारे पास में चार टाइप कंप्लीट हो गए। अगर चार टाइप को अगर हम रिवाइज करें तो चार कौन कौन से टाइप थे हमारे पास में, एक तो था हमारे पास में पब्लिक सेक्टर का बैंक, एक था हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर का बैंक, एक था हमारे पास में फॉरेन बैंक, और एक था हमारे पास में आरआरबी। अगर हम सेकंड बैंक की अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारे पास में शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। जैसे पहला जो पढ़ा हमारे हमने पढ़ा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, और सेकंड जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास में शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव क्या होते हैं, देखो इस शब्द को ना तोड़ो, कोऑपरेटिव को तोड़ो। अब कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, को का मतलब ना जहां भी आपको दिखेगा ना, को का मतलब होता है दो, है ना, कंबाइन रूप से चलना। और ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन, यानी कि काम काज करना। जब दो लोग या दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर, दो या दो से ज्यादा मेंबर मिलकर एक बैंक का निर्माण कर रहे हैं और उसकी एक्टिविटी को रन करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे बैंक कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। पढ़ो देखो क्या है, these bank operate on the principle of the cooperation and the mutual benefit mainly for the member। दो या दो से ज्यादा मेंबर मिलकर एक बैंक का निर्माण कर लेते हैं, और इन बैंक का मेन फोकस क्या होता है कि जो इसके मेंबर हैं उनका वेलफेयर करना, क्योंकि उन्होंने मिलकर इस बैंक को बनाया है, उन लोगों ने इसके अंदर फंड कंट्रीब्यूट कर रखा है, तो इन बैंक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई ना कि वो अपने मेंबर का क्या करेंगे, जन कल्याण करने का काम करेंगे, उसका वेलफेयर करने का काम करेंगे। अब इन बैंकों के भी हमने आगे फर्दर टाइप बांट रखे हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो पहला है हमारे पास में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसे यूसीबी शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हैं। नाम से ही पता चल जाएगा इन बैंकों का काम क्या है, कि ये क्या होते हैं, कि ये बैंक कहाँ पर ऑपरेट होते हैं, ये अर्बन एरियाज के अंदर और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर क्या होते हैं, ये रन करने का काम किया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, जैसे सारवत हो गया, सारवत कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कॉस्मोस हो गया, है ना, ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब रूरल कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक मेनली रूरल एरिया के अंदर काम करवाया जाता है इनसे, और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने का काम करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और इनका मेन मकसद क्या है, रूरल एरिया के अंदर काम कर रहे हैं तो मेन मकसद क्या होगा, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए लोन देने का ये काम करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है, जैसे इसी के टाइप है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, स्टेट के अंदर काम करते हैं, स्टेट के अंदर एक बैंक होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर बैंक, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक होता है। ठीक है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ये आपके कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड होता है। स्टेट लेवल के ऊपर काम करता है, फिर स्टेट लेवल के बाद में किसके ऊपर काम करेगा ये, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करने के बाद में फिर विलेजेस के अंदर ये काम करते हैं। तो दो बैंकों के बारे में हमने पढ़ा। दो बैंक कौन कौन से थे? एक तो था हमारे पास में कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के चार पार्ट थे। फिर हमने पढ़ा कोऑपरेटिव बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक के हमारे पास में दो पार्ट थे। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला है हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म के अंदर ना हम आरबीआई के नाम से ज्यादा जानते हैं। हर एक देश के अंदर एक ना एक बैंक, एक एपेक्स बैंक होता है। और एपेक्स बैंक का मतलब होता है कि एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च बैंक। एक ऐसा बैंक जो सारे बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने का काम करेगा। देखो आपने बहुत सारे बैंक खोल दिए, अब इन बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक तो आपके पास में एक हेड बैंक होना चाहिए ना, कि जो इन सभी बैंकों को कंट्रोल करके रख सके। तो अपने भारत के अंदर जो सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल करता है, सभी बैंकों को जिनके रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, जो गाइडलाइन इशू करता है, वो बैंक है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है ना, ये किसके थ्रू रेगुलेट होता है? ये होता है 1934 के अंदर, है ना। इसका एक्ट तो है 1934, पर इसने काम करना कब स्टार्ट करा था? इसने काम करना स्टार्ट करा था 1 अप्रैल 1935 से करना स्टार्ट करा था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अपना बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर है, और इसकी जो ओनरशिप है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ना 1935 के अंदर, और 1934 जो इसका एक्ट है, इस टाइम के ऊपर ना ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। पर बाद में ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 के अंदर, 1949 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया, और नेशनलाइज करने के बाद में ये एक नेशनल बैंक बन गया, और नेशनल बैंक बनने के कारण इसके ऊपर जो सरकार का कंट्रोल होने लग गया। नेक्स्ट है हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फीचर क्या है, ये कौन कौन से इसकी विशेषताएं होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सबसे पहला है इशू ऑफ द करेंसी। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना करेंसी इशू करने का काम करता है। करेंसी का मतलब, यहाँ पर मेरा मतलब करेंसी का क्या है, यहाँ पर मेरा मतलब है करेंसी से कि कागजी नोट का जारी करना। सिक्के जारी नहीं करता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी सिक्के होते हैं वो आपका भारत सरकार ढालने का काम करता है, अपनी मिंट्स के अंदर डालता है, अपने टकसालों के अंदर ये डालता है। अगर कागजी नोट की बात करें तो कागजी नोट को ढालने का काम, कागजी नोट को छापने का काम, उसको प्रिंट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सभी नोटों को नहीं छापता। ये 2 रुपए और 5 रुपए, हालांकि अब तो ये बंद ही हो गए, मतलब कि इन नोटों को छोड़कर, यानी कि 10 रुपए और 10 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट भारत के अंदर चलन के अंदर है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में बैंकर ऑफ द बैंक। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि भाई हर एक देश के अंदर एक सर्वोच्च बैंक बनाया जाता है, एक एपेक्स बैंक बनाया जाता है। और एपेक्स बैंक का मेन काम क्या होता है कि भाई इसका काम होता है कि बाकी सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने का काम करे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने भारत के ऊपर सभी बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये बैंकर का बैंक है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक है। अब गवर्नमेंट का बैंक कैसे है? जैसे मान के चलो आम जनता को अगर लोन लेना है, आम जनता को अगर पैसा जमा करना है, तो हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर थोड़ी ना जाते हैं पैसे जमा कराने के लिए। हम लोगों को जाना पड़ेगा कॉमर्शियल बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों के अंदर जाना पड़ेगा। पर जब सरकार को पैसा जमा करना है या सरकार को लोन वगैरह लेना है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में अपना पैसा जमा करती है। तो ये बैंक आपके गवर्नमेंट के बैंक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनेंशियल सुपरविजन। फाइनेंशियल सुपरविजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या करता है, बाकी सभी बैंकों के ऊपर अपना कंट्रोल करने का काम करता है। अगर कोई बैंक कोई धोखाधड़ी कर रहा है, कोई बैंक रूल और रेगुलेशन को नहीं मान रहा, तो उसके ऊपर ये सुपरविजन करने का काम करता है। ये बैंकों के ऊपर एक बिल्ली की तरह काम करता है, और बाकी के सभी बैंक के इसके लिए चूहे की तरह होते हैं। तो बिल्ली चूहे के ऊपर एक तरीके से निगाह बनाए हुए रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास में अगला जो पॉइंट है, अगला है हमारे पास में रेगुलेटर एंड द सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है अपने भारत के अंदर
फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि कितना नोट भारत के अंदर, कितनी करेंसी भारत के अंदर छापी जाएगी, ये सारे के सारे डिसीजन आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास में इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको बनाने का काम आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, और ये उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। बनाने का मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी लोन आपका सस्ता हो गया, कभी लोन आपका महंगा हो गया, कभी आपका रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कभी आपका रुपया कमजोर हो रहा है, इन्फ्लेशन घट रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब महंगाई घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल करने के काम आपके मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है बैंक इंस्ट्रूमेंट्स। अब बैंक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये अलग टॉपिक है आपका। बैंक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बैंक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल टूल जो कस्टमर्स को, है ना, अपने पैसों को ट्रांसफर करने के लिए, पेमेंट को देने के लिए, फंड को रेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, वो बैंक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बैंक इंस्ट्रूमेंट का अगर सिंपल भाषा के अंदर बात करें तो ऐसे बैंक के उपकरण जो आपको पैसा एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर पहुंचाया जा सकता है, रिस्क को मैनेज करेगा, आप फंड को रेज कर सकते हो, तो ये सारे बैंक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। जैसे अगर इसका एक फेमस एग्जांपल दूं तो आप सब जानते होंगे, जैसे चेक। चेक किसके अंदर आ रहा है? आपका बैंक के इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। अब हम पढ़ते हैं अपना मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको बैंक इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बैंक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, किसे बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक लिखित एक प्रपत्र होता है जिसके अंदर गारंटी दी जाती है पेमेंट की, कि भाई हम आपको इस डेट के ऊपर, इस बंदे को, इस पर्सन को हम क्या करेंगे, पेमेंट करने की गारंटी देते हैं कि भाई हम स्पेसिफिक डेट के ऊपर स्पेसिफिक पर्सन को एक टाइम पीरियड के बाद में हम पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे पास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ये ज्यादातर किसके ऊपर क्यों काम में लिया जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों क्यों यूज किया जाता है? ये ज्यादातर ना क्या होता है कि भाई पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, पेमेंट को किसी दूसरे बंदे को देने के लिए, या ऑन टाइम पैसा देने के लिए, या आपका जो मैच्योरिटी डेट होती है उसके ऊपर पैसा देने के लिए हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसका यूज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, और इसके अंदर जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो एक सर्टेन डेट के ऊपर या ऑन डिमांड एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग। अब ये डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर क्यों दी गई है? क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे भारत के अंदर एक एक्ट है, और उस एक्ट का नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, 1881 है। बहुत पुराना एक्ट है ये आपका, आज़ादी से पहले का भी, आज़ादी से पहले का एक्ट है ये। उसका रीज़न ये है कि पहले के टाइम के ऊपर भी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स चलते थे। और अगर हम पहले के टाइम की अगर बात करें ना, तो पहले के टाइम के ऊपर ना अपने यहाँ पर हुंडी चलती थी, है ना। हुंडी जो होती थी वो आपके संस्कृत भाषा के अंदर लिखी जाती थी। तो उस टाइम के ऊपर भी जो व्यापारी होते थे वो व्यापार करते थे, और व्यापार जब करते थे तो हाथों हाथ पैसा नहीं देते थे, कुछ टाइम पीरियड का वो उधार लेते थे। तो उधार तो आपने दे दिया है, पर इसकी गारंटी क्या हो कि आप उसको वो पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में दोगे। तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया जाता था, जिसे क्या बोला जाता था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता था। और पुराने टाइम के अंदर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स चलते थे उनका नाम है हुंडी, जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी जाती है, पर आज के टाइम के अंदर ये चलन से बाहर है। अब देखो डेफिनेशन आप पढ़ो, क्या होती है डेफिनेशन? अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a negotiable instrument is a document that entails the holder to receive the money and allow that right to be transferred to the another person.
ये क्या करता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बताता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा प्रपत्र है जिसके पास में ये रहेगा उसको राइट है कि उसको पेमेंट मिलना चाहिए। और साथ में क्या है कि अगर उसको पेमेंट नहीं मिल रहा तो ये इस डॉक्यूमेंट को पेमेंट के बदले में किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर भी कर सकता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मान के चलो मैंने आपसे कोई सामान खरीदा, अब बदले में मेरे को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पर मेरे पास में पेमेंट करने के लिए अभी कैश में अवेलेबल नहीं है, तो आपने मेरे को 7 दिन का उधार दिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई मैं आपको 7 दिन के बाद में पेमेंट कर दूंगा? तो आप क्या करोगे, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट मेरे से तैयार करवा लोगे, मेरे से उसके ऊपर साइन वगैरह ले लोगे। अब आपका ये हो गया कि भाई इसने साइन करके मेरे को ये एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिया। अगर ये पैसा नहीं देगा तो हमारे पास में प्रूफ है कि हम आगे जाके कोर्ट वगैरह के अंदर इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, केस वगैरह कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में एक लीगल इंटाइटल आ गया कि इस बंदे से हम पैसा ले सकते हैं, आपके पास में लीगल राइट बन गया। पर सपोज करो कि भाई आपको 7 दिन से पहले ही अगर आपको गुड्स लेने की जरूरत पड़ गई, आपको भी तो कहीं से माल लेना पड़ेगा ना, जिसने माल बेचा है। 7 दिन से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है, पर मैं तो आपको 7 दिन के बाद ही दूंगा। पर अब इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास में कैश नहीं भी है तो यही डॉक्यूमेंट जिससे आपने माल खरीदा है उसके पास में रखवा सकते हो। जब 7 दिन का टाइम पीरियड आ जाएगा तो मैं जिसको आपने उधार माल बेचा था मैं उसको जाके सीधा आपको पेमेंट कर आऊंगा। तो इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होते हैं, नेगोशिएटेड होते हैं दूसरे पर्सन के पास में। अब हम इसके की फीचर की बात करते हैं कि भाई आप कैसे पहचानोगे कि इसी का नाम ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसे ही हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोले। देखो पहली तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ट्रांसफरेबिलिटी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक खास करेक्टरिस्टिक है कि इसको ना हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसे आपको पेमेंट करनी होती है। टाइटल ऑफ द होल्डर। टाइटल ऑफ द होल्डर का मतलब, आप देखो इस चीज को समझो। जैसे मान के चलो आपका कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, आप बाजार में जा रहे थे, और बाजार में जाते हुए ना आपके पास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना 1 लाख की वैल्यू का था। आप बाजार में जा रहे थे और बाजार में जाते जाते ना आपकी जेब से ना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निकल गया और निकल कर ना बाजार के अंदर गिर गया और वो मेरे को मिल गया और मैंने उठाकर उसको अपने होल्ड के अंदर रख लिया। क्या अब वो जो मेरे पास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या वो मेरा था? मेरा नहीं था। इसका मतलब वो मेरे को मिला हुआ था या मैंने उसका चोरी कर लिया है ना। तो जो मेरे को नेगोशिएबल मिला है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, क्या वो मेरे लिए वैलिड है? क्या मैं उसका यूज कर सकता हूँ? क्या मैं चोर कहलाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस भी बंदे के पास में वो, चाहे वो चोरी का ही क्यों ना हो, मान के चलो मेरे पास में चोरी का आया और चोरी का जो आया है वो मैंने किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया, जैसे वो जो मेरे को पड़ा हुआ मिला मैंने दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया। अब हाँ, मैं चोर कहला सकता हूँ जिसने वो उठाया है, पर जिसको मैंने ट्रांसफर करा है वो चोर नहीं है। उसके पास में जो टाइटल जाएगा वो एकदम क्लियर टाइटल जाएगा, यानी कि वो कैसा है, एकदम ईमानदार बंदा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने कहीं से उठा कर दिया हुआ है। तो इस पॉइंट के अंदर वही चीज बता रखी है, टाइटल ऑफ द होल्डर। जो होल्डर रहेगा उसके पास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो टाइटल रहेगा वो एकदम क्लियर और कैसा रहेगा, एकदम लीगल राइट रहेंगे मनी को रिसीव करने के लिए। मेरे को, क्योंकि मेरे पास में चोरी का था, अगर वो मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया उठाकर, तो आपको क्या पता कि मैं कहां से उसको उठाकर लेकर आया हूं। आप तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप वो रख लोगे, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं लगेगा। आपके पास में टाइटल एकदम क्लियर आएगा, वो आपकी चीज एकदम साफ सुथरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगला है हमारे पास में सर्टेन सम ऑफ मनी। देखो जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हो ना, आगे हम इसके टाइप भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ना आपको क्लियर कट आपको मनी के बारे में जिक्र करना पड़ता है कि कितना पैसा आपको लेना है। ऐसे नहीं लिखा जाता कि भाई सम ऑफ मनी, यानी कि कुछ पैसा आपको दे दिया जाएगा। कुछ मतलब कितना, लाख, 2 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, कितना भी हो सकता है ना। पर आपको जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तैयार करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप तैयार करोगे, तब उसके अंदर आपको एक सम ऑफ मनी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। जो इसका रिसीवर रहेगा वो बोनाफाइड रिसीवर रहेगा। बोनाफाइड रिसीवर का मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी ब्लेम नहीं रहेगा। अगले करेक्टरिस्टिक है इजी नेगोशिएशन, ये तो ऊपर भी आ गया था ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर। इजिली आप अपने इंस्ट्रूमेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफर कर सकते हो। ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स है।
अगर टाइप की बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास में प्रॉमिसरी नोट, एक होता है हमारे पास में बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है हमारे पास में चेक। अगर प्रॉमिसरी नोट को हिंदी में अगर बात करें तो प्रॉमिसरी नोट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। बिल ऑफ एक्सचेंज को हिंदी में बात करें तो बोलते हैं विनिमय पत्र, और चेक को तो चेक ही बोलते हैं, है ना। तो तीन तरीके के आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं और उनके करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। माइनर माइनर सा तीनों के अंदर डिफरेंस है, पढ़ते हैं एक एक करके क्या होता है। जैसे अगर हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है। अभी सारी आपको टर्म के बारे में बताऊंगा। अनकंडीशनल क्या होता है? जिसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने का वादा करता है, वचन देता है। तो ये अपना प्रॉमिसरी नोट होता है ना। मतलब जैसे मान के चलो एक सामान खरीदने वाला है और एक सामान बेचने वाला है। तो अगर जिसने सामान खरीदा है वो बंदा सामान बेचने वाले को एक प्रॉमिस करेगा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको देगा, एक रिटर्न के अंदर एक नोट लिख कर देगा कि भाई कितना पैसा मैं आपको कितने टाइम के बाद में पे कर दूंगा, और ये अनकंडीशनल रहेगा। तो ऐसे पत्र को प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है। अब इसके अंदर ना कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको अगर डेफिनेशन के बारे में पढ़ाऊं तो आप प्रॉमिसरी नोट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। रिटर्न का मतलब तो लिखावट के अंदर आपके पास में होएगा अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू द स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू द अनदर पार्टी। अनकंडीशनल प्रॉमिस है। अनकंडीशनल प्रॉमिस का मतलब जब आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी बंदे को तो उसके अंदर कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कंडीशन होने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे को आपको पैसा देना है तो मैं आपसे ये कह दूं कि जब राम दे देगा तब मैं आपको दे दूंगा, या जब मैं आपसे कह दूं कि भाई जब आकाश से ना तारे नीचे आएंगे ना तब मैं आपको पेमेंट करूंगा, कि भाई पता नहीं कब आकाश से तारे नीचे आए और कब मैं आपको पेमेंट करूं, आपने तो कंडीशन लगा दी। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि जब राम मेरे को पैसा देगा ना तब मैं आपको ये पैसा दूंगा, क्या पता राम कब पैसा देगा। तो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इनके अंदर क्लियर होना चाहिए, कट टू कट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। अगर आपने इसके ऊपर कंडीशन लगा दी तो वो प्रॉमिसरी नोट आपका नहीं बन सकता। इसके अंदर फिर आगे क्या दे रखा है? वन पार्टी। वन पार्टी, एक पार्टी प्रॉमिस करती है, और जो प्रॉमिस करता है ना उसे क्या बोलते हैं? मेकर, है ना। जैसे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रतिज्ञा पत्र तैयार करूंगा, मैं प्रॉमिसरी नोट तैयार करूंगा, और जो पर्सन प्रॉमिसरी नोट तैयार करता है वो मेकर होता है। जिसके लिए तैयार किया जाता है, जिसको पेमेंट मिलेगी, जिसके पास में वो प्रॉमिसरी नोट जाता है, जिसके लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, वो बंदा पेई कहलाता है या प्रॉमिसी कहलाता है ना। प्रॉमिसी एक होता है प्रॉमिसर, प्रॉमिस करने वाला बंदा, एक होता है प्रॉमिसी जो प्रॉमिस करता है, और एक होता है पेई। पेई का मतलब है जिसको ये पैसा रिसीव होगा, है ना। पेई का मतलब पैसा देने वाला नहीं है, यहाँ पर पेई का मतलब है जिसको पैसा रिसीव होगा। ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा प्रॉमिसरी नोट होता है। एक बार मैं आपको एक लाइन के अंदर बता देता हूं प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। प्रॉमिसरी नोट एक रिटर्न अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्रॉमिस करने वाला बंदा यानी कि मेकर, जिसके लिए प्रॉमिस की जा रही है उसके लिए एक प्रतिज्ञा लिखता है, उसके लिए एक प्रॉमिस लिखता है, और उसके ऊपर अपने साइन करके आपके पेई को या आपके प्रॉमिसी को दे दिया जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है। अब प्रॉमिसरी नोट की आपको ना कुछ करेक्टरिस्टिक आपको दिख रही होगी, एक एक करके आपको बताते हैं कि भाई करेक्टरिस्टिक के अंदर क्या क्या चीजों को शामिल करोगे। फर्स्ट है अनकंडीशनल। मैंने आपको इसके बारे में बड़े अच्छे से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अनकंडीशनल मतलब आपके प्रॉमिसरी नोट के साथ में किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये कह दो कि भाई राम की जब शादी होगी ना तब मैं आपको पैसा दूंगा, आपने कंडीशन अटैच कर दी। हाँ देखो ये कंडीशन नहीं है। क्या कंडीशन नहीं है? कि राम की डेथ होने के बाद मैं आपको पैसा दूंगा, क्योंकि हर पर्सन की जो पैदा हुआ है उसकी डेथ होना निश्चित है। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन का मतलब है जो क्लियर नहीं है ना। आप कंडीशन लगा रहे हो, क्या पता वो चीज कब पूरी होगी और कब आप मेरे को पैसा दोगे। तो आपके प्रॉमिसरी नोट के अंदर कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास में करेक्टरिस्टिक है साइन बाय द मेकर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉमिस करने वाला बंदा यानी कि प्रॉमिसर ही प्रॉमिसरी नोट को बनाने का काम करता है, और जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है ना वही हमारा मेकर कहलाता है, और जो बना रहा है वही उसके ऊपर साइन करके देगा। क्योंकि आप नोट लिख रहे हो, आप प्रॉमिसरी नोट लिख रहे हो, आपको पैसा देना है सामने वाले बंदे को, तो आप ही उसके ऊपर साइन करोगे। यानी कि मेकर इज ऑल्सो अ सिग्नेचरर। यानी कि जो मेकर रहता है वही क्या रहता है? आपका सिग्नेचरर रहता है, वही उसके ऊपर साइन करके आपको देगा।
नेक्स्ट है हमारे पास में अमाउंट टू बी पेड। इसके अंदर कितना अमाउंट पे किया जाता है? सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब निश्चित अमाउंट पे किया जाता है, अनिश्चित नहीं होता। आपको क्लियर कट अमाउंट को उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। कब पे किया जाएगा? डेट ऑफ द पेमेंट क्या रहेगी? देखो, डेट ऑफ द पेमेंट का मतलब दो होता है। एक हो सकता है सर्टेन डेट जो उसके अंदर लिख रखी है, या प्रायर टू डेट यानी कि 30 तारीख से पहले पे कर दूंगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। 30 को पे कर दूंगा, सर्टेन डेट हो गई, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या ऑन डिमांड भी हो सकता है। ऑन डिमांड का मतलब जिसके पास में प्रोमिसरी नोट पड़ा हुआ है, आपने लिख कर दे दिया, जिसके पास में आप प्रोमिसरी नोट गया, वो विद इन अ 2 सेकंड अगर आपको ये कह देगा ना कि मेरे को ये देख लो और मेरे को पैसा दे दो, तो विद इन अ 2 सेकंड आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं ऑन डिमांड प्रोमिसरी नोट को पे करना। जब सामने वाला बंदा आपसे मांग लेगा पैसा, हाथों हाथ को आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है पेई। पेई कौन पर्सन होता है? जिसको पैसा मिलेगा, है ना। कभी कभी ये होता है कि जो आपका प्रोमिसरी होता है और पेई होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि पेई और आपका प्रोमिसी अलग अलग हो सकता है। प्रोमिसर का मतलब लिखने वाला बंदा, प्रोमिसी का मतलब जिसके पास में प्रतिज्ञा पत्र जाएगा, पड़ा हुआ है। पेई का मतलब जिसको पैसा मिलेगा। तो आई होप आपको ना प्रोमिसरी नोट के बारे में चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अगला हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है ना कि ये ना पार्टीज हमारे पास में चेंज हो जाती है, और पार्टीज चेंज होने के साथ साथ में ना साइन करने वाला बंदा चेंज हो जाता है, बनाने वाला बंदा चेंज हो जाता है इसके अंदर। देखो, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपका एक रिटर्न अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है, पर ये प्रॉमिस नहीं होती, वादा नहीं होता, बल्कि एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब आप आदेश देते हो सामने वाले बंदे को। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार कर रहे हो ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करने का मतलब है कि सामने वाले बंदे को आप ऑर्डर दे रहे हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर इस बंदे को पेमेंट कर दी जाए। जैसे आप बैंक्स के अंदर करते हो, है ना। बैंक के अंदर आप क्या कर रहे हो? बैंक के अंदर आपने चेक काटा, जो आप चेक काट कर दे रहे हो वो आप एक ऑर्डर दे रहे हो। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। किसको ऑर्डर दे रहे हो? अपने बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि उस बंदे को पे कर दो। यानी तीन पार्टी हो गई। कौन कौन सी हो गई? यानी एक तो हो गया आपके पास में कौन? ड्रॉवर हो गया। ड्रॉवर का मतलब आप जो ऑर्डर दे रहे हो, जो बना रहा है। आप किसको ऑर्डर दे रहे हो? ड्रॉवी को ऑर्डर दे रहे हो। जिस पर्सन को आप ऑर्डर दे रहे हो वो कौन होता है? आपका ड्रॉवी होता है ना, जिसको आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर प्रॉमिस वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह नहीं की जाती। रिक्वेस्ट तो हालांकि प्रोमिसरी नोट के अंदर भी नहीं की जाती, प्रॉमिस किया जाता है, वादा किया जाता है। फिर जिसको पे किया जाना है, जैसे आपने बैंक को बोला कि भाई राम को पे कर देना, तो जिसको पे करने वाले हो वो आपका क्या हो जाता है? पे ही हो जाता है, जिसको पैसा मिलेगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर एक पर्सन ऑर्डर देता है, यानी कि ड्रॉवर ऑर्डर देता है सामने वाले बंदे को, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हो सकता है, जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉवी के नाम से जाना जाता है। और पेमेंट करवाई जाती है अपने बिहाफ के ऊपर एक थर्ड पार्टी को, जिसे क्या बोला जाता है? पे ही बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास में? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो आपको 8 करेक्टरिस्टिक इसके अंदर दिख रही है। एक एक करके हम बात करते हैं। रिटर्न ऑर्डर, अभी मैंने आपको बता दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका एक रिटर्न ऑर्डर होता है, जिसके अंदर आप आदेश देते हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक को, जो आपका ड्रॉवी होता है, उसको आप आदेश देते हो रिटर्न के अंदर। अनकंडीशनल होता है, पहले पढ़ चुके हैं। ड्रॉवर, हु इज ड्रॉवर? ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने का काम करेगा, लिखने का काम करेगा, जो आदेश देगा। ड्रॉवी कौन होता है? ड्रॉवी वो पर्सन होता है जिसको आप आदेश दे रहे हो। ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपके पास में बैंक हो सकता है। देखो यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ लेना, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। पेई, पेई कौन होता है? पेई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट करवाई जा रही है आपके बिहाफ के ऊपर, बैंक जिसको पेमेंट करेगा। डेफिनेट सम ऑफ मनी, इसके अंदर क्लियर कट मनी मेंशन होती है, जैसे आपके प्रोमिसरी नोट के अंदर होती थी। टाइम ऑफ पेमेंट, कब पे किया जाएगा? ऑन डिमांड, मांगते के साथ पेमेंट करोगे, एक फिक्स डेट के बाद पे करोगे, या एक स्पेसिफिक डेट के बाद पे करोगे, है ना। फिक्स डेट का मतलब है कि 30 के बाद पे करूंगा, 30 से पहले पे करूंगा। स्पेसिफिक डेट का मतलब है कि एक डेट बता दी कि 1 दिसंबर 2026 को मैं आपको पे करूंगा। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब है इसके ऊपर ना एक्सेप्टेंस दी जाती है
एक्सेप्टेंस देने का मतलब है, मान के चलो जब तक ना एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना तब तक इसका पेमेंट नहीं हो सकता। अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस का मतलब है, मान के चलो आपने बैंक को ना ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर तो आपने दे दिया, अब ऑर्डर देने के साथ साथ में ना बैंक आपसे ना आपकी एक्सेप्टेंस मांगेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने चेक काट के दे दिया और उसके ऊपर आपने साइन नहीं करे, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि भाई आपने पेमेंट के लिए बोला है, तो आपको साइन भी तो करना पड़ेगा ना, आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है इसको पे करने के लिए या आगे ट्रांसफर करने के लिए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ना कुछ पार्टीज होती है, वैसे हमने पीछे इसके बारे में पढ़ लिया, पर मैं आपको बता देता हूं। एक होता है ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन बंदा होता है? जो बिल लिखता है। ड्रॉवी कौन होता है? जिसको ड्रॉवर आदेश देता है पेमेंट करने का। पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट रिसीव होती है। एंड्रोजर कौन होता है? एंड्रोजर कौन होता है? अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस के अंदर, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो एंड्रोजर कौन होता है? एंड्रोजर वो बंदा होता है जो एंड्रोस कर रहा होता है, जो ट्रांसफर कर रहा होता है ना। नेक्स्ट है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आपके पास में बिल कहीं से आया हो, सामने वाली पार्टी ने आपको चोरी करके दिया है, पर आपको अगर वो बिल मिल गया और आपने उसको सामान बेचा है, आप ठीक हो, तो आपके पास में बिल जो पड़ा हुआ है बेशक पीछे से चोरी का आपके पास में आ रहा है, पर आपके पास में टाइटल उसका एकदम फेयर रहेगा। आप बिल्कुल साहूकार कहलाओगे, आप बिल्कुल ईमानदार कहलाओगे, और आपको उसका पैसा मिलेगा चाहे वो चोरी का क्यों ना हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है चेक। चेक क्या होता है? देखो, चेक क्या होता है? चेक भी आपका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इंग्लिश की भाषा के अंदर इसे चेक बोला जाता है, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर CHECK, जिसे हम राइट बोलते हैं। इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट दैट द इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द मनी फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट टू द अनदर पर्सन या एंटिटी। चेक क्या होता है? चेक एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप बैंक को आदेश देते हो कि भाई एक बार मेरे खाते से निकालकर आप दूसरे पर्सन के खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दो। ये एक तरीके का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पेमेंट करने का एक तरीका है, जिसे क्या बोला जाता है? चेक बोला जाता है। अब चेक के कुछ कंपोनेंट होते हैं। ड्रॉवर, चेक लिखने वाला बंदा। ड्रॉवी, जिसको आदेश दिया जा रहा है बैंक को। पे, जिसको पैसा मिलेगा। अमाउंट का मतलब सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, उसके अंदर अमाउंट लिखा गया होता है। डेट का मतलब चेक के ऊपर डेट भी मेंशन होती है, आजकल ये 3 महीना इसका लास्ट होता है। सिग्नेचर किए जाते हैं, चेक नंबर लिखा गया होता है नीचे। ये चीजें आपने सारे पढ़ रखी है, देख रखी है, समझ रखी है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट चलो हम नेक्स्ट ना अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगले लेक्चर के अंदर हम चेक के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, है ना। हमने क्या क्या चीजों को कवर किया है इस लेक्चर के अंदर एक बार देख लेते हैं। हमने बैंक्स के टाइप के बारे में पढ़ा, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक। फिर शेड्यूल बैंक के अंदर हमने उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करी। फिर टाइप ऑफ शेड्यूल बैंक के बारे में हमने बात किया। फिर हमने इनको डिटेल के अंदर पढ़ा कि शेड्यूल बैंक के अंदर कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक आ रहे हैं। फिर कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ा। फिर हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ा, कब बनाया गया था इसके बारे में पढ़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फीचर्स के बारे में पढ़ा। बैंक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा कि बैंक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप, जिसके अंदर आपने प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, और आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है उसके बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा चेक के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर हम चेक के टाइप्स। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे बच्चों के अंदर वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए